कर विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन। आमाशय में पाचन हमने इससे पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे छोटी आंत में पाचन। देखो क्या होता है कि छोटी आंत में पेशी स्तर द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियां क्या होती है, उत्पन्न होती है। छोटी आंत की जो पेशियां होती हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियां क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। जैसे कर्माकुंचन गति हमने पढ़ी थी, इस प्रकार की गतियां हैं वो इसके पेशी स्तर में उत्पन्न होती है। पेशियों के कारण छोटी आंत में ये गतियां क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब ये गतियां क्या करती है, ये गतियां आंत के विभिन्न स्रोतों द्वारा स्रावित रसों को भोजन में मिश्रित करती हैं। यानी जो विभिन्न प्रकार के जो जूस निकलते हैं, पाचक एंजाइम्स जो आते हैं आंत्र के विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग स्थानों से, जो विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम्स कह लो आप या आंतरीय रस कह लो, वो निकलते हैं। उन एंजाइम्स को या उन रसों को ये जो गतियां होती हैं, पेशी स्तर की जो गतियां होती हैं, उन गतियों के द्वारा भोजन के अंदर मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है ना। जैसे हम कोई दो तीन चीजों को हम जब मिलाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से घोलने के लिए, मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बार बार घुमाते हैं ताकि वो सारी जो चीजें हैं, जो हमारा मिश्रण है, वो क्या हो जाए, अच्छी तरीके से मिल जाए। तो जैसे ही भोजन के अंदर जो एंजाइम्स आते हैं तो छोटी आंत में होने वाला जो पेशी स्तर के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो गतियां उत्पन्न होती हैं, उन गतियों के द्वारा उन जो पाचक एंजाइम्स होते हैं उनको भी क्या होता है, उस भोजन में अच्छी तरीके से क्या मिला दिया जाए ताकि भोजन का पाचन भी ठीक प्रकार से हो सके। यदि जो पाचक एंजाइम्स है वो ढंग से नहीं मिलेंगे तो भोजन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हो सकता है उनका अच्छी तरीके से पाचन ना हो। तो यहाँ पर छोटी आंत में पाचन में सबसे पहले क्या होता है, पेशियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतियां उत्पन्न होती हैं और इनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के स्राव होते हैं उनको मिश्रित किया जाता है। छोटी आंत में 3 प्रकार के स्रवण होते हैं। 3 प्रकार के स्रवण होते हैं या 3 प्रकार के जूस पाए जाते हैं। पहला है अग्नाशयी रस, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके पित्तरस और तीसरा है आंत्र रस। ये 3 प्रकार के जो जूस हैं वो इस भोजन के अंदर आकर मिलते हैं। अब यदि बात की जाए अग्नाशयी रस की, पहले हम बात करते हैं अग्नाशयी रस की। जो अग्नाशयी रस है, नाम से पता चल रहा है ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, अग्नाशयी ग्रंथि से स्रावित होता है। और हमने देखा था ये अग्नाशयी जो ग्रंथि होती है वो किस प्रकार की होती है, मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। तो अग्नाशयी रस अग्नाशयी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। अग्नाशय रस किसके द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अब इस रस में होता क्या है,
अग्नाशयी रस में क्या क्या होता है? एक होता है काइमोट्रिप्सिन एंजाइम, सॉरी काइमोट्रिप्सिनोजन, हाँ काइमोट्रिप्सिनोजन। पहला होता है काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम। एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन देखो अलग है, ये काइमोट्रिप्सिनोजन है और ये क्या है? सिर्फ काइमोट्रिप्सिन है। एक होता है प्री कार्बोक्सिली पेप्टिडेज, प्री कार्बोक्सिली पेप्टिडेज। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और प्री कार्बोक्सिली पेप्टिडेज, ये एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये तीनों एंजाइम क्या होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ठीक, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और प्री कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज, ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये किसमें? अग्नाशयी रस में। और ये तीनों की तुलना जो एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज वे न्यूक्लियस आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है ना? मुख्य रूप से तो काइमोट्रिप्सिनोजन और प्री कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज ये एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एंजाइम और एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये एंजाइम्स भी इस अग्नाशयी रस के अंदर उपस्थित होते हैं। अब ये जो अग्नाशयी रस है, इसको पूर्ण पाचक कहा जाता है या संपूर्ण पाचक कहा जाता है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्या कारण है भाई कि भाई अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक कहा जा रहा है? इसको पूर्ण पाचक रस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, भोजन के 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, भोजन के अंदर प्रोटीन होता है और वसा होती है ना? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन तीनों का यह रस क्या करता है? पाचन करता है। अतः इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो अग्नाशयी रस होता है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का पाचन किया जा सकता है। हमने देखा है अब कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन का ही पाचन करेंगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे होंगे जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करेंगे। लेकिन जो अग्नाशयी रस के जो एंजाइम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर रहे हैं, प्रोटीन का भी पाचन कर रहे हैं, वसा का भी पाचन कर रहे हैं। तभी तो हमने कहा है कि भाई जो पाचन है, भोजन का जो अधिकांश पाचन है वो कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर होता है ना? मुखगुहिका में स्टार्च का पाचन होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन आमाशय में होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का लगभग जो पाचन है वो सारा का सारा पाचन का होता है अग्नाशयी रस में होता है। इसलिए अग्नाशयी रस को क्या कहते हैं? संपूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब देखिए आगे
हम बात कर रहे थे कि भाई काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्री कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज, ये सारे सारे कैसे होते हैं, कौन सी अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय। ये भी निष्क्रिय है, ये भी निष्क्रिय अवस्था में है और ये भी निष्क्रिय अवस्था में है। अब निष्क्रिय अवस्था में है तो फिर ये क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ट्रिप्सिनोजन है एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है आपके ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन का जो सक्रिय रूप हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्सिन। किसकी उपस्थिति में, एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में। तो ट्रिप्सिन क्या है, ये सक्रिय है। इसी प्रकार काइमोट्रिप्सिनोजन है, ये भी निष्क्रिय है। हमने बात की ना, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, प्री कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज, ये तीनों क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो अब इनको सक्रिय बनाना पड़ेगा। तो अब ये ट्रिप्सिनोजन तो ट्रिप्सिन में बदल गया, ये ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय रूप है, सक्रिय रूप में बदलेगा तो ये ट्रिप्सिन में हो जाएगा। फिर दूसरा है आपके काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी निष्क्रिय अवस्था में है। अब ये ट्रिप्सिन की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, काइमोट्रिप्सिन में, ये भी इसका सक्रिय रूप होता है। फिर प्री कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज, ये क्या है, ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कार्बोक्सी पेप्टिडेज से बदल जाएगा और ये इसका क्या है, सक्रिय रूप होता है। अब ये जो तीनों सक्रिय रूप हैं, ये कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों सक्रिय होते हैं, सक्रिय एंजाइम्स हैं। ये भी निष्क्रिय थे, ये सारे तीनों के तीनों कैसे थे, ये निष्क्रिय थे। तो अब ये क्या आपको बताया कि निष्क्रिय वो काम करेगा नहीं, सक्रिय काम करेगा। तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सिलिक पेप्टिडेज अब इनके सक्रिय रूप में चेंज हो चुके हैं। तो ये सक्रिय एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। प्रोटीन का पाचन करते हैं तथा प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में परिवर्तित कर देते हैं। डाइपेप्टाइड क्या होता है, डाइपेप्टाइड प्रोटीन का सरलतम रूप है। भोजन के पाचन का यही तो अर्थ है कि जटिल रूप से भोजन किस में करना चाहिए, सरल रूप में, तभी तो उसका पाचन होगा, है ना। तो प्रोटीन क्या है, एक जटिल रूप है और इस प्रोटीन का पाचन कौन करें, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये तीनों सक्रिय एंजाइम करते हैं और प्रोटीन को डाइपेप्टाइड से बदल देते हैं, जो कि प्रोटीन का सरलतम रूप है। तो ये तो बात हो गई। हमने देखा था कि भाई अग्नाशी रस है, अग्नाशी रस क्या कर रहा है, प्रोटीन का भी पाचन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी कर रहा है और वसा का भी कर रहा है। अब देखो इसने जो अग्नाशी रस के जो एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इन्होंने किसका पाचन कर दिया है, प्रोटीन का। अभी भी कार्बोहाइड्रेट और आपके वसा है वो बाकी है। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, हाँ। अब देखिए आप कार्बोहाइड्रेट में पाचन हो रहा है, इसमें पॉलीसेकेराइड, एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें हो जाएगा डाइसेकेराइड, ठीक है। ये इसका पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च, और स्टार्च का सरल रूप क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड, ये इसका सरलतम रूप है, ये सरलतम रूप। तो प्रोटीन का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। तीसरे नंबर पर कौन बचती है, वसा का पाचन।
अब देखो वसा है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसा डाइग्लिसरैल्डिहाइड में बदलेगी और डाइग्लिसरैल्डिहाइड और सरलतम रूप में बदल जाएगा मोनोग्लिसरैल्डिहाइड। इस प्रकार प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो पाचन होता है वो अग्नाशय रस के द्वारा स्रावित जो एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा होता है। फिर से देखो 3 प्रकार के एंजाइम सक्रिय होते हैं अग्नाशय रस में, है ना। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्री कार्बोक्सिली पेप्टिडेज। तीनों के तीनों एंजाइम क्या होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इसके अलावा 3 और पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, एमाइलेज, लाइपेज। ये 3 एंजाइम्स और भी पाए जाते हैं। ठीक है। अग्नाशय रस द्वारा स्रावित जो एंजाइम्स होते हैं उनको संपूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का क्या करते हैं? ये पाचन कर देते हैं। प्रोटीन का पाचन के लिए हम बात करें तो जो ट्रिप्सिनोजन है एंटेरोकाइनेज की उपस्थिति में ट्रिप्सिन में बदल जाता है। ट्रिप्सिनोजन क्या है? निष्क्रिय रूप है। ट्रिप्सिन क्या है? सक्रिय रूप है। उसके बाद में ट्रिप्सिनोजन है, वो ट्रिप्सिन की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन बदल जाएगा जो कि इसका सक्रिय रूप होगा। और प्री कार्बोक्सिली पेप्टिडेज ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदल जाएगा। ठीक है। अब ये सक्रिय एंजाइम जो बने हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्री कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये सक्रिय एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं और प्रोटीन को किसमें? डाइपेप्टाइड्स में बदल कर परिवर्तित कर देते हैं। और डाइपेप्टाइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन का सरलतम रूप होते हैं। इसी प्रकार फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन पॉलीसेकेराइड, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज की उपस्थिति में डाइसेकेराइड में बदल जाएगा, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसी प्रकार वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में वसा डाइग्लिसरैल्डिहाइड बनाएगी, उसके बाद में मोनोग्लिसरैल्डिहाइड, है ना। ये इसका सरलतम रूप है और ये इससे भी ज्यादा सरलतम रूप है। तो इस प्रकार अग्नाशय रस द्वारा भोजन का पाचन होता है। दूसरा देखो आप पित्तरस द्वारा पाचन। पहले हमने देखा था अग्नाशय रस प्रोटियाशय द्वारा तीन प्रकार के रस स्रावित होता है ना। अग्नाशय रस, पित्तरस, है ना। अग्नाशय रस हो गया, पित्तरस हो गया और एक होता है आंतरिक रस। तो अग्नाशय रस हमने पढ़ लिया, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्री कार्बोक्सिल पेप्टिडेज। ठीक है। प्रोटीन, वसा और आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है। अब पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि यकृत के द्वारा इसको लीवर के द्वारा पित्तरस क्या है? स्रावित किया जाता है। लेकिन ये इकट्ठा कहां पर होता है? परंतु पित्तरस पित्ताशय में संग्रहित होता है। कहां पर? पित्ताशय में संग्रहित होता है। स्रावित यकृत के द्वारा होता है, लेकिन इसका जो संग्रहण है वो पित्ताशय में होता है। पित्ताशय हमने देखा था यकृत के नीचे एक नीले रंग की क्या होती है? एक थैलीनुमा संरचना होती है पित्ताशय, जहां पर ये पित्तरस आकर इकट्ठा होता है और ये यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। फिर हमने इसमें पहले भी पढ़ा था कि पित्तरस में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते। पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। पाचक एंजाइम्स नहीं होते। तो फिर क्या होता है भाई? पित्तरस में पित्त वर्णक व पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त लवण पाए जाते हैं। ये बात हमने पहले भी कर ली थी। पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि भाई पित्तरस में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम्स नहीं होते, है ना। एक तो पित्त वर्णक होता है और एक पित्त
पित्त लवण पाए जाते हैं इसके अंदर। अब पित्त वर्णक की बात करें, पित्त वर्णक, 2 पित्त वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। ये तो हो गए आपके पित्त वर्णक। दो प्रकार के पित्त लवण, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त लवण के बात की जाए, पित्त लवण के रूप में आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बाद में ग्लाइकोकोलेट, टोरकोकोलेट, ये टोरकोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पित्त लवण पाए जाते हैं। पित्त वर्णक और पित्त लवण मुख्य रूप से पित्त रस में पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम्स इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। अब चूंकि इसके अंदर पित्त रस के अंदर पाचक एंजाइम्स नहीं है, इसी प्रकार इसलिए इसके द्वारा, पित्त रस के द्वारा किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो पित्त रस में चूंकि पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, अतः पित्त रस द्वारा भोजन का पाचन नहीं किया जाता। तो फिर क्या किया जाता है भाई? पाचक एंजाइम है नहीं और इसके द्वारा किसी भी प्रकार का पाचन भी नहीं होगा, क्योंकि पाचक एंजाइम नहीं, जाहिर सी बात है। तो फिर क्या होगा? तो पित्त रस द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है, इमल्सीकरण, पायसीकरण किया जाता है। तो वसा है, पित्त रस की उपस्थिति में क्या होगा? पायसीकरण होगा। वसा का पायसीकरण से क्या बन जाएगी? तो वसा पायसीकृत वसा बन जाएगी। ये इसका काम है ना? चूंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम है नहीं, इसलिए कोई एंजाइम इसमें, इसके द्वारा किसी भी प्रकार का पाचक नहीं होगा। इसमें सिर्फ पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त वर्णक के रूप में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और पित्त लवण के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट और क्या है आपके टोरकोकोलेट। ये कुछ लवण पाए जाते हैं और इसके द्वारा सिर्फ वसा का किया जाता है, पायसीकरण किया जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा पित्त रस द्वारा पाचन। अब एक बचता है हमारा आंतरीय रस द्वारा पाचन। तीसरा देखिए आंतरीय रस। आंतरीय रस, तो इसमें देखिए आप आंतरीय श्लेष्मा, उपकला, एपिथेलियम, कोशिकाओं, जिन्हें कोशिकाओं द्वारा श्लेष्मा का स्रावन होता है। इसका श्लेष्मा का स्रावन होता है। अब क्या है? श्लेष्मा उपकला की ब्रुश बॉर्डर कोशिकाएं वह गोबलेट कोशिकाएं, एक और कोशिका आती है गोबलेट कोशिकाएं आंतरीय रस का
स्रवण करती है। ठीक है, आंतरी रस में निम्नलिखित पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण से पूर्व उनका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जल अपघटन कर। तो हमने बात कर ली कि भाई इनका जल अपघटन होता है। जो आंतरिक रस के जो एंजाइम्स होते हैं वो भोजन के अवशोषण से पूर्व का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। जैसे यहां पर देखो ये माल्टोज है, माल्टोज, ये माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के 2 अणुओं में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज किस में बन जाएगा, माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में। फिर लैक्टोज, ये लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, जिसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। उसके बाद में सुक्रोज, ये सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। और ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सरलतम रूप हैं। कौन, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सरलतम रूप हैं। माल्टोज, माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज, लैक्टोज, लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, सुक्रोज, सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइडेज की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड्स में, न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड साइज की उपस्थिति में शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। डाइसैकेराइड, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड और मोनोग्लिसरॉल्डिहाइड लाइपेज की उपस्थिति में वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और वसी अम्ल और ग्लिसरॉल क्या होते हैं, वसा के अंतिम उत्पाद होते हैं पाचन के रूप में। मतलब इसका वसा का सबसे सरलतम रूप क्या होता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार आपके ये जो छोटी आंत में पाचन होता है अग्नाशय रस के द्वारा, पित्त रस के द्वारा और आंतरिक रस के द्वारा। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर कि भाई जो भोजन का पाचन हो रहा है, पाचन हो गया, सारा काम हो गया, अब भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।